Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. We have started chapter number 1, that was introduction to biology, and we have studied our topic the biological methods in our previous lecture. Today we are going to start our new topic, that is history of biology, Muslims and other biologists, impact of biological studies on human welfare. So today's our first topic is history of biology. The history of biology goes back to the ancient and prehistoric time. Very briefly, perhaps the first noticeable development in our knowledge of biology occurred during the Greek period. Individuals like Aristotle is remembered even today. He wrote book Historia Animalia, classified into animals and their unit, that is genus and species. The Frester discovered Saxon plants and described about 500 plants, therefore known as the founder of botany. So basically students, zoology कोई आज की जात नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा कदीम एंशियंट ज़माने की जो है ये इन्वेंशंस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कौन आता है, अरिस्टोटल। इनको जो है आज तक माना जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसके अंदर इन्होंने एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस की थी, जिसके अंदर इन्होंने एक हायरार्की भी बनाई थी, जिसमें जीनस और स्पीशीज़ को बताया गया था कि एनिमल्स के जीनस और स्पीशीज़ क्या हैं। ये हम लोग फर्दर अपने आगे जो है टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फ्रास्टर ने भी एक डिस्कवरी करी थी, इसमें उन्होंने प्लांट्स के सेक्स के बारे में बताया था। इसके साथ उन्होंने 500 प्लांट्स को भी डिस्कवर किया था, जिसकी बिना पे इनको हम फाउंडर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। देन 18th एंड 15th सेंचुरी जो है मुस्लिम ग्रीक पीरियड का बहुत ज़्यादा जो है अच्छा पीरियड था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट बुक्स को ट्रांसलेट किया था, किसमें, अरबिक के अंदर। ठीक है, नाउ फॉलोइंग इज अ मॉडेस्ट लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय मुस्लिम्स एंड अदर साइंटिस्ट बिटवीन 8th till 20th सेंचुरी। देन 8th till 20th सेंचुरी में हमारे पास बेतहाशा साइंटिस्ट मौजूद थे और उनकी डिस्कवरीज जो है अब हम आगे पढ़ते हैं। नाउ मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट, मुस्लिम हैव मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन अर्ली एजेस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्कवरीज की थी, और उसको फर्दर हमारे अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वो उनको उनकी स्टडी और डिस्कवरीज को आगे लेके चले थे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर, अगर आप लोग को याद हो, उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल मैथड्स पढ़े थे, जिसमें लास्ट था थ्योरी। थ्योरी कब कंफर्म होती है, जब मोर साइंटिस्ट जो हैं उसको पढ़ते हैं और उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद जाके वो थ्योरी जो है वो कंफर्म होती है। सो हमारे साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्वेशन करी, हाइपोथेसिस करी, वो थ्रू आउट पूरे बायोलॉजिकल मैथड से गुजरे और उन्होंने अपनी थ्योरी पेश करी। देन इसको फर्दर हमारे जो आगे साइंटिस्ट आए थे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने इसको आगे फर्दर स्टडी किया था। नाउ अवर फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट वाज जाबर बिन हयान, जिनका टाइम पीरियड था 722 till 817 AD. He wrote book named Al-Nabatat and Al-Haywan on plants and animal respectively. Al-Nabatat was a plant and Al-Haywan was a book on animal. Number 2, Abdul Malik Asmai. The time period was 741 AD. He wrote book named Al-Wahus, Al-Shah and Khaliq al-Insan, describes structure and function of body parts of horse, camel, sheep, wild animal and human being. Khaliq al-Insan was popular among the Western expert in zoology. He was regarded as specialist of his time. So basically students, अब्बू अल मालिक असमाई ने जो बुक्स लिखी थी उसमें उन्होंने स्पेसिफिक एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था, उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर्स को। उन्होंने ओवरऑल एनिमल किंगडम को डिस्क्राइब नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एनिमल्स को जो है डिस्क्राइब किया था। इसके साथ साथ इन्होंने ह्यूमन बींग्स की भी स्ट्रक्चर फंक्शन को अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था। नंबर 3, अली बिन रब्बान, 775 till 870 AD. He wrote book Firdaus al-Hikmah, having many illustration and details article on philosophy, zoology, psychology and astronomy. Number 4, Abu Usman. He wrote book Al-Haywan, which described the characteristics of 350 species of animals, especially life on ants. Al-Haywan book जो है वो जाबर बिन हयान ने भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जो है जितने एनिमल्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे उन सब के बारे में बताया था। लेकिन इन्होंने जो अल-हैवान बुक ली, इसमें इन्होंने 350 स्पीशीज बताई थी एनिमल की। ठीक है, इन्होंने मेंशन कर दिया कि इन्होंने क्या बताई थी, स्पीशीज बताई थी एनिमल्स की। नाउ इब्न हैतम, he wrote books in Khitabul Manazir and Mizanul Hikmah. He explained phenomena of vision. Vision we can say that the eyesight and correct the Greek concepts of vision. At that time जो Greek concept था उसको भी उन्होंने correct किया था जो vision के according था। Now Buil Sina, he wrote books Al-Qanun and Filtip al-Shifa about plants, animals and non-living things. He considered as one of the founder of medicines, knowledge by the greater expert of his time. Then Ziauddin Ibn Baitar. He specialized in the study of plants. He traveled many countries, observed and studied many species of plants. So we can say that he studied on botany field.
Ibn al-Nafis, he described the blood circulation in human blood. So basically student, Ibn al-Nafis की जो आगे की स्टडी थी हमारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने करी थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे. कमालुद्दीन, he compiled a book Hayatul Hayawan, details with the characteristics of 1,000 kinds of animal. ये थर्ड साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने एनिमल्स के रिलेटेड जो है वो एनिमल काइंड के रिलेटेड जो है वो बुक लिखी है. अली बिन इंसा, he was a well known eye specialist of his time and worked on structure and function and diseases of eyes. He wrote 3 volumes on his subject in which he described 130 diseases of eyes. Abdul Qasim, he is especially known for his book in Europe in animal species. So these were the Muslim scientists. Now we are going to study other biologists that are non-Muslim scientists. After 15th century, European and other biologists made important contribution in the field of biology. Number 1, William Harvey, time period 1578 till 1657 AD. He described the circulation of blood. एज यू रिमेंबर प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, इब्ने नफीस ने भी किस पे काम किया था, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम किया था. नाउ इन्होंने भी इसी स्टडी को फर्दर जो है वो डिस्क्राइब किया था. गैलीलो, ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप टू एग्जामाइन द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. एट दैट टाइम माइक्रोस्कोप जो है नहीं था और ना ही जो है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते थे. गैलीलो ने 1610 में जो है इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. रॉबर्ट हुक 1665, ही discovered the cell, the basic unit of life. Cell is what? The basic unit of life. Cell ही हमारे unit of life है. Cell से मिलके क्या बनते हैं? Tissues से मिलके then organs बनते हैं. Now Linnaeus 1707 till 1778, he developed the method of classification for organisms, gave a nomenclature and therefore called the father of taxonomy. Now what is nomenclature? किसी भी organism, आपने कोई भी organism discover किया, उसका नाम आप किस बेस पे रखेंगे, उसकी तमाम चीज़ों को स्टडी करना है, तमाम चीज़ें टेक्सोनॉमी कहलाती है. नॉमेनक्लेचर हम कहते हैं नेमिंग को, उस एनिमल का नाम किस बेस पे रखना है, उस तमाम चीज़ को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर. नाउ शेलिडन एंड सशवान 1839, he worked on the detailed structure of plants, animals, cell, finally formulated the cell theory. इन्हीं दोनों ने क्या पेश की थी, हमारी cell theory. Now Louis Pasteur 1822 to 1895, he discovered bacteria as cause of many diseases like tuberculosis. Tuberculosis क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी भी कहते हैं, टीबी के नाम से हम जानते हैं. इसकी डिस्कवरी मतलब इस डिजीज की डिस्कवरी जो है वो लुइस पास्चर ने की थी. Now J. Lister 1860, he discovered antiseptics like iodine and carbolic acid. Antiseptics कौन सी दवाइयाँ होती हैं, ये सब आप लोग जानते हैं. E. Jenner 1896, he discovered the vaccination against smallpox. Charles Darwin 1895, इसको तो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे. He wrote his famous book Origin of Species about evolution of different species through natural selection. Charles Darwin की थ्योरी जो है आप लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि थी नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट. इनकी थ्योरी बेसिकली ये थी कि इस दुनिया में वही लोग जो है सर्वाइव कर सकते हैं जो नेचर के लिए फिटेस्ट हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, जो अपने लिए लड़ सकते हैं, वही इस दुनिया में जो है सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. नाउ गेरिगो जॉन मैंडल, ही गिव्स हिज फेमस लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. इनको हम फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. वॉस्टन एंड क्रिक, ही प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल. एज वी ऑल नो दैट डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल है, और इन्होंने इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल जो है वो डीएनए का पेश किया. तो we can say that the structure of DNA also. Now that was our first topic. Today our second topic is impact of biological study on human welfare. So biology study तो हमने पढ़ ली किसके बेस पे होती है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी का, सो ऑन, एनिमल्स, प्लांट्स. नाउ बायोलॉजी का हमारी ज़िंदगी आसान कैसे कर सकता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. Biology has made an enormous impact on human welfare by improving quality of life. It also helped in increasing food production and to improve health. New discoveries in the field of biology are bringing revolution in medicines, public health, agriculture, dentistry. Dentistry आप लोगों को पता है क्या होती है, वेटनरी हम कहते हैं एनिमल्स की मेडिसिन वगैरह, एनिमल्स को जो स्टडी करते हैं या फिर एनिमल्स के रिलेटेड. ठीक है. मेडिसिन, एनिमल हस्बेंड्री हम कहते हैं हमारे जो कैटल फार्म्स हैं, हमारे कैटल फार्म्स, उनकी मीट, उनकी डेयरी प्रोडक्शन, ये तमाम चीज़ें. लैंडस्केप, हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं एक तरीके से क्रॉप्स के बारे में, इन तमाम चीज़ों का. पेस्ट कंट्रोल एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स. नाउ प्रोडक्शन ऑफ फूड, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये तमाम चीज़ें क्या
क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे ज़िंदगियों हमारी ये तमाम चीज़ें जो है हमारी बायोलॉजी और हमारी ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम करती है। मतलब बायोलॉजी इन तमाम ज़रिए से हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारे लाइफ को इम्प्रूव करती है। Now, number one is production of food. Crops. Due to biological research in the field of the pest control, genetics, and biotechnology, man has improved the quality and quantity of crops like wheat, maize, and rice, barley. So basically, अगर हमारे पास न्यू टेक्निक्स नहीं आएंगी, हमारे बॉटनिस्ट जो हैं, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर वो नई टेक्निक्स नहीं लाएंगे तो हम पुराने ज़माने के तरीके से जो है अपनी एग्रीकल्चर करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, हमारी ना किसी चीज़ की न्यू प्रोडक्शन होगी और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी हमारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएंगी। तो ये पहला पॉइंट है कि क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा हमारी बायोलॉजी जो है बस असरअंदाज है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैन ग्रो डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट टू सप्लीमेंट हिज डाइट बाय यूजिंग बायोलॉजिकल टेक्निक्स। अगर हम हेल्दी सीड्स डालेंगे और हेल्दी हमारी हर चीज़ होगी तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्या होंगे, वो हेल्दी होंगे। नाउ डेयरी प्रोडक्ट्स, मैन हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स बाय डेवलपिंग फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, cattle farming, etc. This helped to overcome the problem of food storage and incidence of famine and decline. The economic condition for mankind have been improved. अगर जो है ऐसा ना होता कि ना कैटल फार्म होते ना डेयरी फार्म होते, तो क्या ऐसा होता कि हर किसी को जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन भी हो रही होती, मीट की प्रोडक्शन भी हो रही होती? नहीं होता। क्यों? अगर जो है ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो प्रॉपर थ्रू चैनल जो है कोई काम नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जो है इसकी स्टडी हुई और इसके बाद जो है डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स बने और कैटल फार्म्स बने और थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो डेयरी की प्रोडक्शन हुई, मीट प्रोडक्शन हुई और जो है ये मार्केट में जो है इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई है। Now, number two, improvement of health, discovery and development of medicines. To improve the health of mankind and developing of following played very important role: new medicines, vaccination, antibiotics, medical equipment. अगर हम इससे रिलेटेड स्टडी नहीं करते, हमारे फार्मिस्ट जो है वो उस चीज़ की स्टडी नहीं करते, तो ना हमारे पास जो है जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं उसकी मेडिसिन बनती, ना उसकी वैक्सीनेशन होती। अगर वैक्सीनेशन नहीं होती, जो अर्ली स्टेजेस की बीमारी, फॉर एग्जाम्पल हम पोलियो की बात कर लेते हैं, पोलियो क्या है, पोलियो की वैक्सीन लगती है, उसके बाद ही हम इस बीमारी से जो है वो लड़ सकते हैं, इस बीमारी हमारे अंदर ख़त्म हो सकती है। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो हमेशा हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई बीमारी ऐसी होती जो हमें होती रहती। और एंटीबायोटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स ना होते, थर्मामीटर ना होता, हमें कैसे पता चलता कि हमारा टेम्परेचर में कितना हो रहा है? अगर बीपी मशीन ना बनती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा जा रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये बायोलॉजिकल चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हैं। Now, advantages: many fatal and epidemic diseases such as smallpox, tetanus, diarrhea, and polio can easily be controlled because of the development of vaccine against these diseases. As I told you, ये तमाम diseases इनका नाम मैंने लिया, टेटनस, स्मॉल पॉक्स, पोलियो वगैरह, ये तमाम चीज़ें, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? इसकी वैक्सीनेशन से। अगर ये तमाम वैक्सीनेशन ना बनती तो हम भी इससे नहीं बच सकते थे। देयर इज द ग्रेटर रिडक्शन इन फैटल मोर्टिलिटी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। और नई नई मेडिसिन बनने की वजह से जो है हम इन तमाम बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। एवरी न्यू ड्रग आर कॉन्स्टेंटली बीन डेवलपमेंट बाय बायोलॉजिकल फाइट्स अगेंस्ट थ्रीसेस एंड पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म एनेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ प्रॉब्लम। अब नई जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट आ रही है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू ड्रग्स, न्यू मेडिसिन बनती चली जा रही हैं, तो आसानी से जो है बीमारियों से लड़ना जो है वो हमारे लिए ईजी हो गया है। Now, improvement of environment. Rapid industrialization has resulted in pollution of surrounding, including air, land, and water sources. Biologists now are finding out two ways to overcome this pollution for providing pollution-free, healthy environment. अब environment की बात करें तो जहाँ हम रहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, तो यहाँ पे लैंड में इंक्लूड हवा, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, तमाम पॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए भी बायोलॉजिस्ट जो है वो इसकी स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग technique. It is a technique in which DNA, gene or organism is carried out to seek benefits for mankind. It is also called recombinant DNA techniques. So, अगर हम बात करें कुछ लोगों को जो है शुगर की बीमारी होती है, ये जेनेटिक डिजीज़ भी है, शुगर जो है वो जेनेटिक डिजीज़ भी है। तो इसके लिए क्या बनाया हुआ है? इसके लिए बनाया हुआ है हमारे पास इंसुलिन क्या है? हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जिसकी बिना पर जो है हम इस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है वो हमारी बॉडी में शुगर को मेंटेन रखता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स क्या है? ड्रग्स को हम मेडिसिन कहते हैं, जिसके थ्रू हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इजीली।